नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया टाइमलाइन का थर्ड पार्ट है। वैसे तो देखो, आप में से कुछ लोगों को ये लगा होगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले अब इस वीडियो का क्या मतलब है। देखो, बात तो आपकी भी ठीक है, बट एडिटिंग टीम ने बहुत मेहनत की और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी कंप्लीट नहीं है उसका, तो इसीलिए इस लास्ट मोमेंट पर इसे पब्लिश करना पड़ रहा है। किसी को भी इससे फ़ायदा अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सॉरी, इसे लास्ट मोमेंट पर पब्लिश करना पड़ रहा है। 1919 में ही नेहरू कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट होती है। रीजन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खलीफा की पोस्ट को रिमूव करने के विरोध में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। एक खिलाफत कमेटी बनती है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना आजाद के द्वारा। दिल्ली में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भी इस्टेब्लिश होती है। महात्मा गांधी को इस कमेटी में प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया था। 1919 के अंत में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन इस्टेब्लिश होती है। इसे इस्टेब्लिश किया जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सप्रू और M.R. जयकर के द्वारा। इसके बाद 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन होती है। इसके अंतर्गत टर्की को डिसमेंबर कर दिया गया था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। इसके बाद एक तिलक स्वराज फंड इस्टेब्लिश किया जाता है। जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा पैसा आता है इस तिलक स्वराज फंड में, यानी ओवर सब्सक्राइब्ड होता है ये फंड। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी के द्वारा इलाहाबाद से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की जाती है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज होता है कलकत्ता में, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल दे देता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उद्देश्य था पंजाब में जो गलत हुआ, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसका विरोध करना, खिलाफत का समर्थन करना और स्वराज को प्राप्त करना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्कूल्स को, कोर्ट्स को, काउंसिल को, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने का निर्णय लिया गया था। टैक्सेशन का भी विरोध करने का निर्णय लिया गया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर सेशन ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंडोर्स किया गया और यह भी डिसाइड किया गया कि स्वराज पाने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो कि पीसफुल हो और लेजिटिमेट हो, उनका भी सहारा लिया जाएगा। कांग्रेस की फंक्शनिंग से संबंधित भी रिफॉर्म्स आए इसी नागपुर सेशन में। जैसे डिसाइड किया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी जिसमें 15 सदस्य होंगे और प्रोविंशियल कमेटीज भी गठित की जाएंगी लैंग्वेज के आधार पर, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ये जो कुछ चीजें हुई कांग्रेस की फंक्शनिंग से संबंधित, इनसे खुश नहीं थे कुछ लीडर्स, जैसे जीना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। तो इन लीडर्स ने उस समय कांग्रेस को छोड़ दिया। उसी समय एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं लाला लाजपत राय। इसके बाद 1921 में खिलाफत कमेटी मुस्लिम्स को एक कॉल देती है कि आप ब्रिटिश आर्मी में सर्व मत कीजिए। 1921 में मोपला रिबेलियन भी होती है। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम टेनेंट्स, जिन्हें मपिला के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ब्रिटिश टेनेंसी लॉज का विरोध किया। उनका यह मानना था जो ये ब्रिटिश टेनेंसी लॉज हैं ये जमींदारों को सपोर्ट करते हैं, जो कि मोस्टली हिंदूज थे। शुरुआत में तो महात्मा गांधी के द्वारा इस मोपला रिबेलियन का समर्थन किया गया, लेकिन बाद में जब इस रिबेलियन में वायलेंस हुआ तो महात्मा गांधी ने इस रिबेलियन से खुद को दूर कर लिया। इसी मोपला रिबेलियन के दौरान एक वैगन ट्रेजेडी भी घटित होती है। हुआ ये था, ब्रिटिशर्स कुछ प्रिजनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे। उनमें से 67 प्रिजनर्स की दम घुटने के कारण डेथ हो जाती है। इसे वैगन ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। 1921 में ही एक बॉडी इस्टेब्लिश होती है, चैम्बर ऑफ प्रिंस। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है ब्रिटिश सरकार को एडवाइस देने के लिए। ये बॉडी प्रिंसली स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। इसके बाद 1922 में 1 फरवरी को महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को धमकी दी जाती है, अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेस के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन 4 दिन बाद 5 फरवरी को चोरी चोरा की घटना हो जाती है यूपी के गोरखपुर में। इस घटना में उग्र क्राउड ने
एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। इसके एक हफ्ते बाद 12 फरवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है बारदोली में। यहां से महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। उनका यह मानना था लोग अभी भी नॉन वायलेंस का मतलब नहीं समझ पाए हैं। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उनको 6 साल की सजा सुनाई जाती है। टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा लीडर बनते हैं और वो सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलते हैं। खिलाफत की जो पोस्ट थी वो इसके बाद इररिलेवेंट और इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। 1922 में कांग्रेस का गया सेशन भी ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें स्वराजिस्ट ने प्रपोजल रखा था कि कांग्रेस काउंसिल को ज्वाइन करे। उद्देश्य ये था स्वराजिस्ट का, या तो काउंसिल को चलने ही ना दिया जाए या फिर ये इंश्योर किया जाए कि काउंसिल अपने उद्देश्य को अचीव ना कर सके। मतलब जिस पर्पस के साथ काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है वो पर्पस पूरा ना हो सके। लेकिन स्वराजिस्ट का ये प्रपोजल कांग्रेस में डिफीट हो जाता है। इसके बाद 1 जनवरी 1923 को स्वराजिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश होती है। कांग्रेस के अंदर ही इसको इस्टेब्लिश किया जाता है मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर के द्वारा। CR दास स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। कांग्रेस में देखो उस समय एक तरफ स्वराजिस्ट थे और दूसरी तरफ नो चेंजर्स थे। नो चेंजर्स में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लीडर्स थे। उनके द्वारा क्या काम किया गया? आश्रम खोले गए, चरखा मूवमेंट, नेशनल स्कूल्स ओपन किए गए और अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए काम किए गए। और दूसरी तरफ स्वराजिस्ट तो काउंसिल के अंदर एंटर करके अपनी गतिविधियां चला रहे थे। इसके बाद 1924 में वाईकोम सत्याग्रह चलता है। यह चलाया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। कहां पर? ट्रेवनकोर में। किसके अगेंस्ट? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश होती है, HRA। इसको इस्टेब्लिश किया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल के द्वारा। ये लोग आर्म्ड रिबेलियन में विश्वास रखते थे। इसके 1 साल बाद 1925 में 9 अगस्त को काकोरी इंसिडेंट घटित होता है। इस घटना को अंजाम दिया जाता है HRA के बिस्मिल और आजाद के द्वारा। काकोरी लखनऊ में है। इस इंसिडेंट में एक ट्रेन लूटी जाती है। 1925 में ही MN रॉय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की जाती है कानपुर में। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बनते हैं VS घाटे। विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट बनते हैं 1925 में ही। और 1925 में ही सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। वैसे इससे पहले 1917 में कैलकाटा में एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं। और 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं बेलगाम में। इसके 1 साल बाद 1926 में लॉर्ड इरविन देश के वायसराय बनते हैं। अगले साल 1927 में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना 4 प्रपोजल्स देते हैं कांग्रेस को, जिन्हें दिल्ली प्रपोजल के नाम से जाना जाता है। इनमें से मुख्य प्रपोजल थे जॉइंट इलेक्टोरेट और मुस्लिम्स को 1/3 रिजर्वेशन देना। कांग्रेस इन प्रपोजल्स को स्वीकार कर लेती है। 1927 में ही साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है। साइमन कमीशन जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक भी भारतीय नहीं थे। इस कमीशन का नाम पड़ता है जॉन साइमन के नाम से, जो इस कमीशन को हेड कर रहे थे। इस साइमन कमीशन को काम दिया जाता है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करना। कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज होता है मद्रास में 1927 में ही, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, लेकिन इस कमीशन का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं जगह जगह पर। साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में ही पुलिस के द्वारा प्रोटेस्टर पर लाठियां चलाई जाती हैं, जिसमें लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मौत हो जाती है। साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट में इंडिया में फेडरलिज्म के आइडिया को प्रपोज किया जाता है। इसके अलावा यह भी रेकमेंड किया जाता है डायरकी जो है इसको एबोलिश कर दिया जाए, प्रोविंस लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए, लेकिन सेंटर में कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना इस्टेब्लिश की जाए। इसके बाद सेक्रेटरी बर्कनहेड ने इंडियन लीडर्स को एक चैलेंज दिया था कि आप अपना संविधान बना के दिखाओ। इसे बर्कनहेड चैलेंज के नाम से जाना जाता है और इसी चैलेंज को इंडियन लीडर्स ने स्वीकार किया था।
इसके बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी को सेटअप किया गया था जिसके चेयरमैन बने मोतीलाल नेहरू। काम दिया गया था इस कमेटी को संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। इस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सप्रू जैसे लीडर्स भी थे। जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के सेक्रेटरी थे। नेहरू रिपोर्ट जब आती है तो इसमें रेकमेंड किया जाता है नो सेपरेट इलेक्टोरेट, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला जाता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंस एस्टैब्लिश करने की बात बोली जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंट स्टेटस की बात बोली जाती है। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया जाता है, यानी सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया जाता है। ये चेंज होता है भगत सिंह के इंसिस्ट करने के बाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेती है सैंडर्स का मर्डर करके। मर्डर करना था स्कॉट का, लेकिन गलती से सैंडर्स का मर्डर हो जाता है। इस घटना में इन्वॉल्व थे भगत सिंह, आजाद और राजगुरु। इसके बाद कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन ऑर्गेनाइज होता है। इस सेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ब्रिटिश सरकार को 1 साल का वक्त दिया जाता है इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए। अगले साल 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सामने अपनी 14 डिमांड्स रखते हैं, जिसमें मुख्य डिमांड्स थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और रिजर्वेशन दिया जाए मुस्लिम्स को 1/3। 1929 में ही लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका जाता है। उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को डिस्कस किया जा रहा था। 1929 में ही इरविन स्टेटमेंट आता है, जिसे दीपावली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इरविन स्टेटमेंट में कहा गया था ब्रिटिश सरकार की इंटेंशन है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, जो कि 1917 के मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में इम्प्लिसिट है, यानी साफ है। इरविन स्टेटमेंट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी प्रोमिस की गई थी। इसके बाद एक दिल्ली मैनिफेस्टो आता है जिसमें मांग रखी जाती है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए होनी चाहिए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का होना चाहिए। लेकिन दिल्ली मैनिफेस्टो को इरविन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। 1929 के अंत में लाहौर में कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज होता है, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन में यह डिसाइड किया जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया जाए। पूर्ण स्वराज पर रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है 26 जनवरी का जो दिन है इसे इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाए और इंडिपेंडेंस के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू के द्वारा रावी रिवर के किनारे पर तिरंगा लहराया जाता है। नेक्स्ट ईयर 1930 में गांधी ब्रिटिश सरकार के सामने 11 डिमांड्स रखते हैं, जिसमें मुख्य डिमांड्स थी शराब पर बैन लगाना, सोल टैक्स को एबोलिश करना जो कि बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था, लैंड रेवेन्यू को 50% तक कम करना। अल्टीमेटम दिया गया था इरविन को इन 11 डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए 31 जनवरी 1930 से पहले, लेकिन इरविन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 12 मार्च को सोल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है। गांधी डांडी मार्च स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से। डांडी मार्च में शुरुआत में 78 मेंबर्स होते हैं। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी डांडी के कोस्ट पर पहुंचते हैं और सोल्ट लॉस को तोड़ते हैं। इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग अलग फॉर्म में देश के अलग अलग इलाकों में फैलती है। जैसे बिहार में नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन चलता है। पेशावर में रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है। इसे लीड किया जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी मार्च करते हैं तिरुचिरापल्ली से लेके तंजौर कोस्ट तक। मई में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 1930 में ही लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें कांग्रेस तो हिस्सा नहीं लेती, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, लिबरल्स, अंबेडकर, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। इसके बाद जनवरी 1931 में महात्मा गांधी और दूसरे लीडर्स को
बिना किसी कंडीशंस के रिलीज कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को ऑथराइज किया जाता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा इरविन से बात करने के लिए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पैक्ट में सरकार राजी हो जाती है प्रिजनर्स को रिहा करने के लिए और पर्सनल बेसिस पर सोल्ट बनाने का अधिकार जो है वो भी जनता को दे दिया जाता है। मतलब कॉमर्शियल लेवल पर सोल्ट बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन पर्सनल यूज के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। इसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद कराची में एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज होता है जिसको हेड किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और इस स्पेशल सेशन में दिल्ली पैक्ट को इंडोर्स किया जाता है। कराची सेशन में स्वराज के गोल को दोहराया जाता है, फंडामेंटल राइट्स का एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी एडॉप्ट किया जाता है। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे। सरोजनी नायडू हालांकि देखो इस सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस में हिस्सा तो लेती हैं, लेकिन वो महिलाओं की तरफ से थी, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं थी। सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस भी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वराज के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाती और महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट थे। 29 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद 1932 में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। सिविल मार्शल लॉ ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगा दिया जाता है। कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। 1934 आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बहुत कमजोर हो जाती है, फिजल आउट हो जाती है। 1932 में ही कम्युनल अवार्ड आता है, जिसे पीएम रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस कम्युनल अवार्ड के तहत डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया था। हालांकि देखो कांग्रेस ने इस कम्युनल अवार्ड को ना तो एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया, बट महात्मा गांधी के द्वारा इस कम्युनल अवार्ड का अपोजिशन किया गया था। इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी इनडेफिनेट फास्ट करने लगे पुणे की यरवदा जेल में। बाद में 1932 में ही पूना पैक्ट साइन होता है अंबेडकर और गांधी के बीच। पूना पैक्ट में डिसाइड ये हुआ था डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए जो सीट्स रिजर्व्ड हैं उनको एक्सपेंड किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भी इस पूना पैक्ट को मान लिया। इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कांग्रेस आयोजित होती है। इसमें भी कोई सेटलमेंट नहीं निकल के आता। नेक्स्ट ईयर 1933 में महात्मा गांधी हरिजन कैंपेन लॉन्च करते हैं। वो एक वीकली पत्रिका हरिजन भी चलाते हैं। पूरे देश में हरिजन टूर करते हैं। इस टूर के दौरान वो पैसा भी इकट्ठा करते हैं हरिजन सेवक संघ के लिए और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस के पक्ष में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। इसी बीच गांधी जी अपने आश्रम को साबरमती से वर्धा में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने कसम खाई थी जब तक आजादी हासिल नहीं हो जाती इंडिया को, मैं साबरमती आश्रम नहीं जाऊंगा। तो उस कसम को पूरा करने के लिए गांधी जी वर्धा में अपना आश्रम शिफ्ट कर लेते हैं। यह कसम उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान खाई थी। नेक्स्ट ईयर 1934 में आरबीआई एक्ट पास होता है। 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही बनती है। ये लेजिस्लेचर में एंटर करना चाहते थे, यानी संविधान को फॉलो करना चाहते थे। नेक्स्ट ईयर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इसमें काफी सारे प्रोविजंस थे, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन था। फेडरल लेवल पर सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और दूसरी तरफ रिजर्व सब्जेक्ट्स।
इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेजिडरी पावर्स यानी बची हुई जो पावर्स हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमी का प्रोविजन किया गया था और डायरार्की को खत्म करने की बात भी कही गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सपेंड करने की बात कही गई थी और 3 लिस्ट बनाई गई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट ईयर 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनती है जिसे इस्टाब्लिश किया जाता है सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1936-37 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस भी कंडक्ट होते हैं। कांग्रेस ने उस समय इलेक्शन से पहले अपनी मैनिफेस्टो में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिजेक्ट किया था। देखो, ये प्रोविंशियल लेवल पे जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं ना, ये फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। तो कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंशियल इलेक्शंस में जीत प्राप्त की। इसके बाद 1937 में 28 महीनों तक कांग्रेस का रूल रहा कई सारे प्रोविंसेस में। तो इस दौरान सिविल लिबर्टीज को एक्सपेंड किया गया, प्रेस को फ्रीडम मिली, पुलिस पावर को कर्ब किया गया, थोड़े बहुत एग्रेरियन रिफॉर्म भी आए, थोड़े बहुत लेबर रिफॉर्म भी आए। मतलब कांग्रेस ने अपने इस 28 महीनों के रूल में सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। नेक्स्ट ईयर 1938 में हरिपुरा सेशन आयोजित होता है। इस सेशन में बोस प्रेसिडेंट बनते हैं। इसी सेशन में एक कमेटी बनाई जाती है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इस कमेटी के हेड होते हैं नेहरू। अगले साल 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस पैदा होते हैं। ये क्या थे? एक तरफ देखो बोस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, दूसरी तरफ गांधी के कैंडिडेट सीतारमैया ये प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। तो बोस वर्सेस सीतारमैया कंपटीशन था। बोस ये इलेक्शन जीत गए थे, गांधी के कैंडिडेट सीतारमैया इलेक्शन हार गए थे। लेकिन गांधी ने सीतारमैया की हार को अपनी पर्सनल हार बताया। इसके बाद बोस को रिजाइन करना पड़ा प्रेसिडेंट की पोस्ट से और बोस ने अपना अलग से एक ब्लॉक बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक, कलकत्ता में। 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटेन इस युद्ध में इंडिया की सपोर्ट को डिक्लेयर कर देता है बिना कंसल्ट किए। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज इस इशू पर रिजाइन कर देती हैं। मुस्लिम लीग इस दिन को सेलिब्रेट करती है डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर। नेक्स्ट ईयर 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इसमें मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड करती है 2 नेशन थ्योरी के आधार पर। 1940 में ही अगस्त ऑफर आता है। ये ऑफर दिया जाता है वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। इस ऑफर के तहत ये बोला गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी बनाई जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो भी संविधान बनाएगी उसमें माइनॉरिटीज की कंसेंट होना अनिवार्य है। कांग्रेस ने इस अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया और कंप्लीट फ्रीडम डिमांड की। मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो तो सेपरेशन चाहते थे। इसके बाद 1940 में गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है। एम ये था, एक तो सरकार को मजबूर करना कांग्रेस की डिमांड्स बनवाने के लिए, दूसरा इंडिविजुअल सत्याग्रह की सहायता से गांधी जी ये शो करना चाहते थे एक तरफ ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ नाजीज्म, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के दौरान दिल्ली चलो एक कैंपेन चलता है। विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे और नेहरू दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। नेक्स्ट ईयर 1941 में बोस जो हैं बड़ी बहादुरी से जर्मनी भाग जाते हैं। इसे ग्रेट एस्केप कहा जाता है। बाद में वो 1942 में जापान भी पहुंचते हैं। 1941 में ही कांग्रेस का बरदोली सेशन आयोजित होता है। इस बरदोली सेशन में इंडिविजुअल सत्याग्रह को सस्पेंड कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार को ऑफर किया जाता है इंडिया इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स का साथ देगा इस शर्त पर अगर युद्ध के बाद इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है।
क्रिप्स मिशन इसलिए आता है क्योंकि एलाइज जैसे यूएसए का प्रेशर काफी ज्यादा था ब्रिटेन के ऊपर इंडिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए। जापान भी रंगून तक पहुंच गया था, तो इंडिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने इंडिया में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन ने ऑफर किया कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, पार्टीशन नहीं होगा, यूनियन बनाई जाएगी इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इस्टेब्लिश होगी युद्ध के खत्म होने के बाद, बट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बन सकता है अगर देश का कोई हिस्सा चाहे तो। कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और कहा इसमें इंडिपेंडेंस की बात नहीं बोली गई है, और चूंकि इसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन था इसलिए ये यूनिटी के भी अगेंस्ट है, इसलिए कांग्रेस ने पूरी तरह से क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई मुंबई से। वैसे देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित जो रेजोल्यूशन है 14 जुलाई को वर्धा की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अडॉप्ट किया गया था। मकसद ये था क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो देश से विड्रॉ कर जाएं पूरी तरह से। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ। जहां जहां ब्रिटिश विड्रॉ करती गई वहां वहां प्रोविजनल गवर्नमेंट्स भी बनी, कई सारी पैरेलल गवर्नमेंट बनी। जैसे देखो, बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई। इसके अलावा तुमलुक में, सतारा में भी पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी। सतारा में जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी इसे प्रति सरकार के नाम से जाना जाता है। इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई का। पब्लिक काफी ज्यादा उग्र हो गई थी इस मूवमेंट के दौरान, वायलेंस भी हुआ। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है काफी बार, गांधी जी की कौन सी मूवमेंट के दौरान वायलेंस हुआ? आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। काफी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी हुई। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड एक रेडियो चलाया। 1942 में ही सिंगापुर में मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी इस्टेब्लिश की जाती है। 1943 में मोहन सिंह इस इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर कर देते हैं। इसके बाद 1943 में महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट में जो ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर वायलेंस किया था इसके अगेंस्ट 21 दिनों का फास्ट करते हैं। वायसराय काउंसिल में 3 जो मेंबर्स हैं वो भी रिजाइन कर देते हैं इस इश्यू पर। सिंगापुर में बोस के द्वारा फ्री इंडिया के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है, जिसे एक्सिस पावर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगले साल 1944 में राजगोपालचारी फॉर्मूला निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को खत्म करने के लिए। इस फॉर्मूले में प्रोविजन ये था, अगर मुस्लिम लीग इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है तो कांग्रेस मुस्लिम बहुल्य इलाकों में प्लेबिसाइट करवाने को तैयार हो गई थी। इसके बाद 1945 में शिमला में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है जिसमें वेवल प्लान निकल के आता है। वेवल प्लान में यह बोला गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी पर्सन्स इंडियन होंगे एक्सेप्ट गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ। हिंदू और मुस्लिम्स बराबर की संख्या में होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और हिंदुओं की जो लिस्ट है वो कांग्रेस के द्वारा सौंपी जाएगी, मुस्लिम्स की जो लिस्ट है वो मुस्लिम लीग के द्वारा सौंपी जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना। कांग्रेस को लगता था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है। इसके बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो जाता है। लाल किला पर आईएनए ट्रायल्स चलते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में गुस्सा था। लोग एजिटेशन करते हैं, कांग्रेस भी इस एजिटेशन को सपोर्ट करती है। इसके बाद जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और इन जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस 102 में से 57 सीट्स जीतती है और मुस्लिम लीग 30 रिजर्व सीट्स को जीत जाती हैं। अगले साल 1946 में रॉयल इंडियन म्यूटिनी देखने को मिलती है HMIS तलवार पर, क्योंकि देखो रॉयल इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स थे उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है।
तो इसके विरोध में ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होती है। इसमें वायलेंस भी होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरवीन करते हैं। हालांकि देखो, महात्मा गांधी इस म्यूटनी से खुश नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी आजादी के बाद फोर्स में पूरी तरह से डिसिप्लिन चाहते थे। 1946 में ही कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा इंडियंस को पावर ट्रांसफर की बात बोली जाती है और स्टेट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने की बात बोली जाती है। हालांकि कांग्रेस इसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है जिसके हेड नेहरू होते हैं। 1947 में एटली स्टेटमेंट निकल के आती है, जिसमें 30 जून 1948 की डेडलाइन दी गई थी इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए। लेकिन इससे पहले 3 जून को माउंटबेटन प्लान निकल के आता है, जिसमें इंडिया के पार्टीशन का प्रपोजल रखा जाता है। फाइनली 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मॉडर्न इंडिया की जो कंप्लीट टाइमलाइन है वो डिस्कस कर ली ऑलमोस्ट 1 घंटे में। तो आपको कैसे लगा ये प्रोजेक्ट? जो एडिटिंग टीम है उन्होंने देखो बहुत मेहनत की। आप अपना जो सजेशन है, जो भी फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि आगे भी हम इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।